द हेडलाइंस में आज हमारे साथ खास शख्सियत हैं सीपी जोशी साहब। छात्र राजनीति, पंचायत निकाय के चुनाव, लगातार ऐसे कई सारे चुनाव और जिनमें आपने बखूबी अपना रोल निभाया। जो लंबे समय से काम किया छात्र जीवन में, उसका कहीं न कहीं भव का लाभ मिला। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में शीर्ष पद के लिए आपका जब नाम पुकारा गया तो मन में किस तरह के भाव? देखिए, मैंने कभी किसी चीज़ की अपेक्षा कभी नहीं की। कोई भी दायित्व मिला नहीं मिला, जो मिला उसमें अच्छे से अच्छा था। नरपत सिंह राजवी जी को यहाँ लाना और यहाँ उनका चुनाव लड़वाना, उनकी पहली इच्छा तो विद्याधर नगर से ही लड़ने की थी, चूँकि वहाँ से डिक्लेयर हो गया, तो फिर सेकंड ऑप्शन ये था। विधानसभा में शानदार प्रदर्शन, लेकिन लोकसभा चुनाव में केवल 14 सीटें और उसके बाद में 11 सीटें कम हो जाए। कुछ लोगों ने एक भ्रम फैला दिया कि मोदी सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। मुख्यमंत्री के नाम की बात जब चल रही थी, इस रेस में आप खुद को मान रहे थे? हमारा मकसद था कि राजस्थान में सरकार बने। मैंने अपने आप को कभी आगे चल के काम नहीं किया। आपकी भी विदाई प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हुई, कोई मलाल आपको? कार्यकर्ता की कभी विदाई नहीं होती। राजस्थान में एक बार सत्ता बीजेपी की, एक बार सत्ता कांग्रेस की। 28 और 29 दोनों में फिर से भाजपा जीती। मैं अगर किरोड़ीलाल जी की बात करूं तो वो कई मुद्दों पर सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं। नहीं, वो शुरू से उनका आंदोलन का स्वभाव रहा है। मेवाड़ से एक और सीपी जोशी हैं। लोग कहने लगे हाँ वो कांग्रेस की सीपी जोशी है, बीजेपी की सीपी। नमस्कार, डीडी न्यूज़ राजस्थान के खास पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दाधिच और दोस्तों, आज हमारे साथ जो खास शख्सियत हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, चित्तौड़गढ़ के 3 बार के सांसद सीपी जोशी साहब। सर, इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपके छात्र जीवन में हम आपको लेकर के चलें, क्योंकि छात्र राजनीति से आपने शुरुआत करी। उसके पहले का अगर हम सफ़र आपका जानें तो किस तरह से स्कूली लाइफ को आप हमारे साथ शेयर करेंगे सर? कैसे आपके बचपन के दिन, कुछ ऐसे किस्से जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? मेरी स्कूलिंग भादसोड़ा में हुई, जो चित्तौड़गढ़ से लगभग 30-32 किलोमीटर दूर है। और गांव से स्कूल हमारा करीब 2-3 किलोमीटर हुआ करता था। तो उसमें बहुत ही आनंद के दिन थे। साइकिल पे जाते थे, कभी ट्रैक्टर में बैठ के कोई मिल जाता था तो उनके साथ बैठ जाते थे। लेकिन वो जीवन का अलग ही पल था, अलग ही क्षण थे। और मेरे जीवन में पता नहीं क्यों, मैं 11th में जब 11वीं कक्षा में था तो स्कूल में उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो मैं उस समय वित्त मंत्री था 11th में। फिर 12वीं में प्रधानमंत्री का चुनाव, और फिर महाविद्यालय में आते ही प्रथम वर्ष में, फर्स्ट ईयर में मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना। सेकंड ईयर में मैं वाइस प्रेसिडेंट बना और थर्ड ईयर में प्रेसिडेंट बना। चूँकि वो पीजी कॉलेज था तो जनरली यूजी के लोग ही प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट करते थे और चुनाव जीतते थे। मैं पीजी के लोग ही लड़ते थे। मैं यूजी में ही, जब मैं बीकॉम फाइनल ईयर में था तब मैंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट किया और उस समय छात्र संघ का अध्यक्ष बना। शुरू से ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ उनकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना, उनके साथ जाना। नॉमिनेशन फॉर्म भरने से लेकर, एडमिशन से लेकर एग्ज़ाम तक जो भी इश्यूज आते थे, जो समस्याएं आती थी, उनके साथ बैठना, उन समस्याओं को रेज करना, बातचीत करना। लेकिन उस समय हमने कभी कॉलेज में स्ट्राइक नहीं होने दी। कि ऐसा नहीं कि हम लोग अपनी मांगों को लेकर कुछ हुड़दंग करें या ऐसा करें। हमने कॉलेज मैनेजमेंट के साथ बात करके, सरकार के साथ बातचीत करके, जितना मैक्सिमम अपनी उस क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों की जो मांगें थी, महाविद्यालय के छात्रों की जो मांगें थी, उनको मैक्सिमम मनवाने के लिए हम लोगों ने एफर्ट्स किए, प्रयास किए और उसमें सफलता भी पाई। सकारात्मक राजनीति की शुरुआत उसी दरमियान
शुरू हो जाती है। छात्र राजनीति से अचानक से कुछ टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आते हैं और उसके बाद में फिर आप पार्टी मुख्य विचारधारा की तरफ आप बढ़ जाते हैं। आरएसएस का भी एक बड़ा रोल उसमें। मैं छात्र संघ के बाद सीधा मैं युवा मोर्चा में जिले के दायित्व पर आया और युवा मोर्चा में काम करते करते ही सीधे 2000 में जिला परिषद का चुनाव लड़ना पड़ा। मैं जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ा वहाँ जनरली कांग्रेस पार्टी के जिला परिषद के सदस्य जीता करते थे और मेरे से पहले एक बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी के सदस्य जीते और मुझे 2000 में जिला परिषद का पार्टी ने टिकट दिया। तो मैं उस क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद की वजह से उस समय मैं सबसे कम उम्र का जिला परिषद का सदस्य भी बना। 2005 में मैं उस पंचायत समिति की प्रधान की सीट तो रिजर्व थी महिला, तो मुझे किसी और वार्ड से जाकर पार्टी ने कहा कि आपको यहाँ से लड़ना है। जनरली वहाँ से पार्टी जीत नहीं पाती थी, तो मुझे पार्टी ने वहाँ भेजा, वहाँ जीते और पार्टी का बहुमत नहीं था, फिर भी वहाँ उप प्रधान भारतीय जनता पार्टी के रूप में मैं बन पाया वहाँ और निर्विरोध उप प्रधान बने। तो ये धीरे धीरे करके छात्र संघ और फिर उसके बाद पंचायत राज चुनाव और युवा मोर्चा में काम करते करते जिले में और इस क्षेत्र में प्रदेश में भी मैं युवा मोर्चा में कई दायित्व मिले। तो काम करते करते लोगों के बीच में जाना, लोगों की समस्याओं पर समाधान के लिए प्रयास करना और संगठन का काम करते करते आज मुझे यहाँ तक पहुँचने का अवसर मिला। छात्र राजनीति, पंचायत के चुनाव, निकाय के चुनाव, संगठन के चुनाव, लगातार ऐसे कई सारे चुनाव और जिनमें आपने बखूबी अपना रोल निभाया। आजकल के छात्र नेताओं को मैं देखता हूँ तो सीधे एमएलए का टिकट पाना चाहते हैं, जल्दी वो चाहते हैं कि फटाफट से उन्हें सफलता मिल जाए। लेकिन आपके लाइफ को हम देख रहे हैं तो ये ज़रूर पाते हैं कि जितना ज़्यादा आप अनुभव लेंगे वो बहुत कामयाबी में आपके साथ देगा। मैं सोचता हूँ मैं स्कूल के समय से ही इस दिशा में पता नहीं क्यों कैसे आ गए, लेकिन वो जो अनुभव था विद्यार्थी काल का, फिर महाविद्यालय में छात्रों के बीच में काम करते करते अनुभव आया कि पूरे ज़िले में प्रवास करना पड़ा, लोगों के बीच में जाना, उनसे बातचीत करना, उनकी समस्याओं को सुनना और उनके समाधान तक उनके साथ मिलकर काम करना। फिर पंचायत राज में मुझे सबसे बड़ी सफलता मुझे इसलिए मिली कि मैंने स्टूडेंट यूनियन में काम किया, छात्रों के बीच में काम किया, गांव में गए, प्रवास किए, तो वो भी एक बड़ा एक कारण एडवांटेज मुझे मिला। और चाहे जिला परिषद मेंबर रहते हुए चाहे उप प्रधान रहते हुए मैंने बखूबी उस काम को अच्छे से निर्वहन करने का प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि मैं चाहे चुनावी राजनीति में रहा, चाहे संगठन में किसी दायित्व पर रहा, हमेशा ये जो लंबे समय से काम किया छात्र जीवन में, उसका कहीं न कहीं फ़ायदा मुझे इस काम करने में, उस काम का अनुभव का लाभ मिला। इस अनुभव का लाभ मिला और जब निश्चित रूप से 2 बार आप सांसद रह लिए, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में शीर्ष पद के लिए आपका जब नाम पुकारा गया, तो मन में किस तरह के भाव? देखिए, मैंने कभी किसी चीज़ की अपेक्षा कभी नहीं की। कोई भी दायित्व मिला नहीं मिला, जो मिला उसमें अच्छे से अच्छा काम करना। लेकिन ये ज़रूर मन में रहता है कि जो काम मिला है उसमें अपना बेस्ट देना, सबसे सर्वश्रेष्ठ देना, ये मेरे मन में हमेशा रहता था। क्योंकि कोई भी कार्यकाल हो, उस कार्यकाल का समय निश्चित है और वो समय कैसे निकलता है पता ही नहीं लगता। तो पहले दिन से कि हम उस कालखंड में कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं, उसकी योजना बनाकर काम करते थे। मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष भी रहा, युवा मोर्चा में कई दायित्वों पर रहा, युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा और पार्टी में भी मुझे प्रदेश का काम करने का अवसर मिला, पार्टी ने दिया। तो वेरी फर्स्ट डे से चूँकि चैलेंज था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस समय के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने पूरे देश भर की जितनी वेलफेयर की स्कीमें थी वो राजस्थान में दे दी। ऐसे में चुनौतियाँ थी और पार्टी को, चूँकि मैंने वेरी फर्स्ट डे से 2-3 चीज़ें कर ली। खूब सारी गारंटियाँ उस समय में दी गई थी, कई गारंटियाँ दी, बट लोगों ने मोदी की गारंटी को विश्वास किया। उनको विश्वास था श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करता है। एक नई सहेगा राजस्थान का कैंपेन का असर पड़ा। वो भी एक बड़ी मात्रा में हम लोगों ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर जन जागरण किया, उस कैंपेन को
नीचे तक पहुंचाने का काम किया। जितनी अराजकता थी, जितना भ्रष्टाचार था, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने जनता के बीच में, जनता के साथ मिलकर उसको एक आंदोलन का रूप हमने दिया। और मैं सोचता हूँ राजस्थान की जनता का खूब आशीर्वाद हमें मिला कि इतने बड़े भ्रम फैलाने के बावजूद भी राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे विश्वास किया। इसीलिए 115 सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मिली। मोदी जी के ऊपर अटूट विश्वास देश की जनता का, और विश्वास एक दिन में खड़ा नहीं होता। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है कि उन्होंने 2014 से पहले जो उनका एक आवरण बना देश भर में, और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उन्होंने काम किया और जो कहा वो करके दिखाया, इसीलिए लोगों में श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास है। और उसी का परिणाम है कि राजस्थान में सरकार बनाने में श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर लोगों ने विश्वास किया, अशोक गहलोत जी की गारंटी पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन सर, जहाँ तक हम बात करें कि उस समय में आपके पास में ये था कि टिकट वितरण आपको करना है और ऐसे चेहरे चुनने हैं कि जो हमें जीत दिला सके, और उन चेहरों पर दाव खेलना है जो हमें निराश नहीं करे। और जब ऐसे वक्त में कि गारंटियां हैं, ऐसे वक्त में कि चुनौती बहुत ज़्यादा है, फिर किस तरह है आपको लगा कि ये मुमकिन हो सकेगा? देखिए, टिकट कोई एक व्यक्ति नहीं देता, एक पूरी कमेटी होती है, वो सारे मिलकर सर्वसम्मति से किसी निर्णय पर आते हैं। उसके अलावा अलग अलग सर्वे भी होते हैं, और भी ऐसे कई हमारे संगठन हैं जिनके माध्यम से उनकी राय ली जाती है। तो सारा चीज़ें मिलाकर जो बेस्ट होता है वो करने का प्रयास पार्टी करती है। और मैं सोचता हूँ वही एक परिणाम है कि हम लोगों ने बेहतर से बेहतर करने का, हमारी टीम ने काम किया, और हमें केंद्र का पूरा मार्गदर्शन मिला, क्योंकि यहाँ की टीम जो अपने स्तर पर बातचीत करती थी, केंद्र के अनुभव का भी हमें लाभ मिला, और उसी के कारण राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी। आपने कहा सर टिकट जो है वो कमेटी तय करती है, लेकिन एक टिकट जो बड़े चर्चाओं में उस समय में रहा और सियासत में भी काफ़ी उस समय में देखने को मिला, आपके ही क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की अगर हम बात करें, नरपत सिंह राजवी जी को यहाँ लाना और यहाँ उनका चुनाव लड़वाना, ये किस तरह का आइडिया, क्या ये देखिए, आपकी? नरपत सिंह जी राजवी यहाँ से 3 बार चुनाव फाइट किया उन्होंने, 2 बार यहाँ से विधायक भी रहे, राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे, और वो उस परिवार से थे। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब के दामाद थे, जिन्होंने राजस्थान की राजनीति के एक प्रमुख स्तंभ भैरव सिंह जी शेखावत साहब कहलाते हैं। तो उनका चूँकि विद्याधर नगर में उनका टिकट कटा और दिया कुमारी जी को वहाँ से चुनाव पार्टी ने लड़ाया। तो कुछ परिस्थितियाँ इस प्रकार की बनी, और माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब के 100 वर्ष पूरे हो रहे थे जन्म, 23 तारीख को, मुझे जहाँ तक ध्यान है, ऐसा लगभग ऐसा कुछ टाइम आ रहा था। तो उस समय पार्टी ने सोचा कि क्या होगा, उस पर नरपत सिंह जी राजवी के लिए क्या विचार किया जाना चाहिए। तो फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि उनको पार्टी ने बातचीत की, उन्होंने कहा कि मुझे चित्तौड़ से लड़ाया जाए, चूँकि मैं यहाँ से विधायक रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ। उनकी पहली इच्छा तो विद्याधर नगर से ही लड़ने की थी, चूँकि वहाँ से डिक्लेयर हो गया। तो फिर सेकंड ऑप्शन ये था, आदरणीय नरपत सिंह जी यहाँ से 2 बार विधायक और मंत्री रहते हुए, और एक बार वो चुनाव लूज़ कर गए, तो पार्टी ने फिर उन्हीं को फिर से यहाँ से चुनाव लड़ाने का निर्णय किया। नहीं चाहते हुए भी चूँकि कई परिस्थितियाँ बनती है, तो पार्टी ने वो निर्णय करके यहाँ से चुनाव लड़ाया है। विधानसभा में शानदार प्रदर्शन, बीजेपी को आप सत्ता में लेकर आए, लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो केवल 14 सीटें और उसके बाद में 11 सीटें कम हो जाना, किस तरह की चिंता? और उस वक्त देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ा आश्चर्य वाला चुनाव रहा, और यही नहीं, हम लोग देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य प्रदेशों में हो, कहीं न कहीं उसका एक असर था कि कुछ लोगों ने एक भ्रम फैला दिया कि मोदी सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। फिर कुछ इस प्रकार के एक भ्रम भी फैलाए गए, तो उसका कहीं न कहीं एक नतीजा ये रहा कि जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल। एक बात सर कि
मुख्यमंत्री के जब चुनाव की बात थी और मुख्यमंत्री के नाम की बात जब चल रही थी, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर आपके नाम की भी काफ़ी चर्चाएं उस वक्त में देखने को मिली, सुनने को मिली। किस तरह से आप देखते हैं कि इस रेस में आप खुद को मान रहे थे या नहीं? मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने संगठन का काम दिया, कहा कि आपको विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, तो हमारा मकसद था कि राजस्थान में सरकार बने। मैंने अपने आप को कभी आगे चल के काम नहीं किया। मैंने अध्यक्ष बनने के बाद प्रयास किया कि पार्टी के सभी नेता एकजुट हों, एक साथ बैठें, एक जाजम पर बैठें, एक मुखी होकर काम करें। मैं हमेशा पीछे रहता था, मैंने कभी आगे आने का प्रयास नहीं किया। हमारा मकसद था राजस्थान में जो एक ऐसी सरकार है कांग्रेस की जिसने राजस्थान को पीछे धकेल दिया हर दृष्टि से, उस सरकार को हटाना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना। तो एक कार्यकर्ता के नाते जो दायित्व मुझे दिया गया, मैं उसको निभाने का काम कर रहा था, न कि हमारा कोई टारगेट, हमारा निशाना कहीं और था। लेकिन गुटबाजी को कम करना और पार्टी में संतुलन लाना तो टारगेट था। हाँ, निश्चित रूप से, और इसके लिए हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए। हमने प्रयास किया और उस प्रयास में सफल भी रहे। सतीश पूनिया जी ने कहा कि उनकी विदाई वे जैसा समझते हैं उस सम्मानजनक तरीके से नहीं हुई। आपकी भी विदाई बतौर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हुई। कोई मलाल आपको मन में? कार्यकर्ता की कभी विदाई नहीं होती। कार्यकर्ता के पीछे कभी पूर्व नहीं लगता। मैं सोचता हूँ हम लोग जिस पार्टी ने ये पहचान दी है, जिस पार्टी ने यहाँ तक पहुँचने का अवसर दिया, हम लोग कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से उस पार्टी के लिए हम अपना सर्वस्व दे पाएँ। कोई दायित्व मिलना, नहीं मिलना, कब मिलना, वक्त पे मिलना, वक्त से पहले मिलना, वक्त के बाद मिलना, ये सारी चीज़ें पार्टी को तय करना होता है। हमारा काम है जिस पार्टी में जिस विचार को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएँ, ये हमारा प्रयास है। 16 महीने के कार्यकाल में सर, आपके कार्यकाल की कौन सी सबसे बड़ी आप उपलब्धि मानते हैं, और ऐसा कौन सा काम था जो आप करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पाए? सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ जब राजस्थान में कांग्रेस की विदाई हुई और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। वो सबसे पहले मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा क्षण था कि उस काम को हम सब लोग मिलकर, जो राजस्थान की जनता का आशीर्वाद मिला और कार्यकर्ताओं की मेहनत थी और सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन था, इस कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ भाजपा की सरकार बनी, है हमारे लिए सबसे सुखद क्षण था। आपने 2024 में इस्तीफे की पेशकश की थी, तो ये आपको कहा गया या फिर आपके मन से ये सूझा कि नहीं, अब मुझे पार्टी को छोड़ना है? देखिए, चूँकि प्रदेश में श्री भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने, तो नेचुरल है कि कहीं न कहीं हम लोग जातिगत बैलेंस करने के लिए संगठन में कोई और व्यक्ति आए। चूँकि आज नहीं कल मुझे जाना था, 3 महीने बाद संगठन के चुनाव थे, तो 3 महीने बाद जाना ही था। तो कहीं न कहीं मीडिया, सोशल मीडिया में कुछ लोग इस प्रकार की बातें फैला रहे थे, तो मैंने शीर्ष नेतृत्व को आग्रह किया कि मुझे, चूँकि 3 महीने बाद मुझे जाना है, तो इससे पहले अभी से किसी और को बना दिया जाए, ताकि जिस प्रकार की बातें बार बार आती है उस पर कहीं के विराम लग जाए। मदन राठौड़ जी का जब नाम आया तो आप देखते हैं कि उसके बाद सामाजिक संतुलन बना। निश्चित रूप से एक कास्ट के कोई मुख्यमंत्री बन गए तो कहीं की दूसरी जाति को एक खोजने से एक जातिगत थोड़ा सा बैलेंस बन जाता है। चुनाव में अच्छा एक प्रदर्शन किया, निकाय पंचायत के चुनाव में बेहतर किया, भले ही अगर हम लोकसभा 2024 के चुनाव को छोड़ दें। किस तरह से अब आप देखते हैं कि पार्टी की अभी मौजूदा परिस्थिति में किस तरह की सिचुएशन आप देख रहे हैं, कैसे पार्टी आगे बढ़ रही है और क्या आगे की परिस्थितियों में आप देख रहे हैं पार्टी को? देखिए, मैं सोचता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, श्री JP नड्डा जी के नेतृत्व में और राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। और लगातार हमने चाहे बाई इलेक्शन देखे हों, चाहे पंचायत राज चुनाव देखे हों, सरकार बनने के बाद कई ऐसे काम भी हुए, कई ऐसे फैसले भी हुए सरकार ने लिए जो कई वर्षों से राजस्थान इंतजार कर रहा था। वो काम भी राजस्थान ने धरातल पे उतरते हुए देखा है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि 60 साल में जो कोई नहीं कर पाया, कांग्रेस की सरकार में 5 साल में जो नहीं कर पाया, वो 1.5 वर्ष में इस सरकार ने करके दिखाया। ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रदेश अध्यक्ष जी की अगुवाई में राजस्थान में अच्छा काम हो रहा है। अभी ऑर्गेनाइजेशन हमारा बूथ स्तर तक स्ट्रक्चर बना है। केंद्र से और स्टेट से जो पार्टी के कार्यक्रम आते हैं उनको नीचे तक कराने का और नीचे तक
पहुंचाने का काम बखूबी हो रहा है और सत्ता और जनता के बीच में एक सेतु बनने का काम भी संगठन कर रहा है कि हम कैसे कल्याणकारी कामों को, कल्याणकारी योजनाओं को एक सेतु बनकर जनता तक उस तक पहुंचाएं। इसके लिए भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग, पार्टी के कार्यकर्ता इस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूं देश में और कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं होगी जो भारतीय जनता पार्टी जितना काम करती होगी। संगठन का काम भी करते हैं, सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। इसके अलावा भी कोई भी संकट आता है, कहीं खून की कमी है तो सबसे पहले भाजपा का कार्यकर्ता दिखेगा। आप देखिए कोविड पैंडेमिक में दवाई पहुंचाना हो, मास्क पहुंचाना हो, डेफिनेटली देखने को मिला। ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना हो, राशन किट देना हो, अनाज देना हो, इवन शमशान में लकड़ी नहीं है तो लकड़ी और किसी बॉडी को कोई जलाने वाला, अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है तो वहाँ भी भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा मिलता है, और वो निस्वार्थ भाव से भी। निस्वार्थ भाव से बिल्कुल। और इस काम के लिए, सेवा के काम के लिए अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन सेवा के काम में कभी भाजपा का कार्यकर्ता पीछे नहीं हटा। बिल्कुल। प्रदेश अध्यक्ष के बाद में अब आप अपनी राजनीतिक योजनाएं किस प्रकार देखते हैं? आगे अपने करियर को किस प्रकार आप देखते हैं? बतौर सांसद आप बेहतर कर रहे हैं, लेकिन आगामी वक्त में किस तरह से आप देखते हैं? कोई जिम्मेदारी मिलती तो सांसद के रूप में तीसरा कार्यकाल है, 1 वर्ष पूरा हो गया। 4 वर्ष में कैसे मैं संसदीय क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करा सके, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का विकास कार्यों को कैसे संसदीय क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा करा सके, इसके लिए हम लोग प्लानिंग करके काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां आपने बताई सर। भजनलाल सरकार को अगर 10 में से अंक देने हो तो आप कितने अंक देंगे? 10 में से 10। उन्होंने 1.5 वर्षों में कई ऐसे प्रोजेक्ट जो राजस्थान कई वर्षों से इंतजार कर रहा था, उन योजनाओं को भी श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से आज उन योजनाओं को भी अमलीजामा पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। अपने संसदीय क्षेत्र में जो आपने बताया कि काफ़ी योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया है, अब आने वाले वक्त में क्या देखते हैं कि किन बड़ी सौगातों की ओर आप इशारा भी कर रहे थे? कौन से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट हैं जिन पर आपका काम अभी? आप देखिए कि यहाँ 4 डाक टिकट हमारी मांग पर भारत सरकार ने दी है। 60 साल में कभी नहीं आया एक भी डाक टिकट। किले पर जितना विकास 10 सालों में हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। 4 लेन अटल जी के राज में बना, 6 लेन मोदी जी के राज में बना। एयरपोर्ट पे 1000 करोड़ का काम चल रहा है जो कभी असंभव था, जो इस क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र भी बना है इस लोकसभा में। यहाँ केंद्रीय विद्यालय भी आए हैं, यहाँ नवोदय विद्यालय भी आए हैं, यहाँ स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हर तहसील पे बने हैं, यहाँ एकलव्य मॉडल स्कूल बने हैं जो ट्राइबल हमारे छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ नए हॉस्पिटल्स बने हैं, यहाँ नए स्कूल्स बने हैं, यहाँ पासपोर्ट ऑफिस बना है, यहाँ ऐसे कई काम हुए हैं जो बरसों से लोग इंतज़ार कर रहे थे। रेलवे के सेक्टर में ये संसदीय क्षेत्र सौभाग्यशाली होगा जहाँ नई रेलवे लाइन का काम भी चल रहा है, दोहरीकरण का काम भी चल रहा है, गेज कन्वर्जन का काम भी चल रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी हो गया है, और सारे रेलवे स्टेशन पर अमृत स्टेशन से लेकर वर्ल्ड क्लास स्टेशन तक उन स्टेशनों का जीर्णोद्धार हो रहा है जो कभी कल्पना में कभी किसी ने नहीं सोचा। राजस्थान में एक बार सत्ता बीजेपी की, एक बार सत्ता कांग्रेस की आती है। इस परिपाटी में बदलाव की बात आप करते हैं, 2028 में भी वापस से चुनाव किस तरह से मुमकिन हो पाएगा? 28 और 29 दोनों में फिर से भाजपा जीतेगी। उसके पीछे कारण है, पहले कब किसान को फसल खराबे का पैसा नहीं मिलता था। पहली बार फसल बीमा योजना में आमूलचूल परिवर्तन किया। पहली बार किसान की एमएसपी है जो लागत से 1.5 से 2 गुना की गई। फर्स्ट टाइम है कि सॉइल हेल्थ कार्ड बन रहा है। पहली बार ई मंडी की शुरुआत हुई है। पहली बार नीम कोटेड यूरिया देश के किसान ने देखा है। इस देश का गरीब जो ये समझता है कि ये योजना कभी मिलेगी क्या, उन योजनाओं को पहली बार उनको अपने पास आते हुए और उनका उपयोग करते हुए देश की जनता ने देखा है। यहाँ के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मैं सोचता हूँ कि सैनिक स्कूल में पहली बार बच्चियों का प्रवेश इतने वर्षों तक किसी ने नहीं सोचा।
हमारा जो लिंगानुपात है, जो कई अंतर आ गया था, आज देश में बच्चों से ज़्यादा बच्चियां हो रही है। ये सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में हमारा जो गर्भवती महिलाओं को जो छुट्टियां मिलती थी 12 हफ्ते की, आज 26 हफ्ता हो गई है। आज CISF और CRPF में पहली बार और सेना में कमीशन महिलाओं का पहली बार हुआ है। आज पहली बार लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। 3 तलाक के कानून पर पहली बार रिलीफ नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो हर वर्ग, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो, इस देश का हर वर्ग ये कह रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हमें, इस देश की जनता को इस प्रकार से तोहफा दिया है। तो मैं सोचता हूँ चाहे 28 हो चाहे 29 हो, दोनों में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। सत्ता बदलने के लिए सर आपने काफ़ी आंदोलन किए थे। यहाँ पर हम देख रहे थे कि पार्टी कोई न कोई आंदोलन के सहारे जनता के बीच में जाने की कोशिश करी थी। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि सत्ता आने के बाद में भी मंत्री आपके आंदोलन कर लेते हैं। मैं अगर किरोड़ीलाल जी की बात करूँ तो वो कई मुद्दों पर सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं। किस रूप में आप देखते हैं? नहीं, वो शुरू से उनका आंदोलन का स्वभाव रहा है कि लंबे समय से, जनसंघ के समय से उन्होंने पार्टी में काम किया, कांग्रेस की खिलाफत की और भाजपा का झंडा बुलंद करने का काम किया। उस व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया है, तो स्वाभाविक है कि कई बार वो अपनों के सामने ही खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो हमेशा पार्टी की मजबूती को लेकर उस व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया है। राजस्थान उनके संघर्ष को भुला नहीं सकता। एक आंदोलन हनुमान बेनीवाल भी काफ़ी करते रहते हैं। वो हमारे चूँकि संसद में साथी हैं तो उनके स्वभाव को जानता हूँ। वो हमेशा कहीं न कहीं सत्ता से टकराने का, वो बोली जिस पार्टी के हों उनसे ही वो टकराने की वो पूरा रखते हों, और हमेशा पावर के खिलाफ लड़ने की आदत उनकी रही है। एक सर कुछ हल्की फुल्की मैं बात करूं, आपका नाम CP जोशी है, मेवाड़ से आप ताल्लुक़ रखते हैं। मेवाड़ से एक और CP जोशी हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। कभी कभी नाम की गफलत हुई, ऐसा लगा कि हम उन CP जोशी की बात कर रहे थे, आपकी बात हो गई, आपकी कर रहे थे, उनकी हो वो गई। बहुत सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के स्पीकर रहे हैं, सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं, बहुत अनुभवी और बहुत पुराने वरिष्ठ नेता हैं। मैं सामान्य कार्यकर्ता नया जिसकी एक पहचान बनी है, तो स्वाभाविक है कि उनका नाम एक देश और प्रदेश में एक बड़ी चर्चा में रहता था। लेकिन सांसद बनने के बाद फिर धीरे धीरे लोग कहने लगे हाँ वो कांग्रेस की CP जोशी है, BJP की CP। बैडमिंटन के शौकीन हैं सर आप, अभी भी समय निकाल पाते हैं? पहले तो बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है, लेकिन मुझे जब भी समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ समय बैडमिंटन और TT खेल लूँ। ये एक और कभी मैं जिम भी जाने की कोशिश करता हूँ जब भी फ्री होते हैं। लेकिन जनरली होता क्या है कि सवेरे घर से निकलने के बाद रात को तारीख बदलने के बाद घर पहुँच पाते हैं, तो रात को लेट सोना और सवेरे जल्दी निकलना, तो उसमें तारतम्य बिठाने में बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन मैं जब भी समय मिलता है कोशिश करता हूँ गेम्स के लिए, जिम के लिए समय निकालने। कार्यकर्ताओं के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए किस तरह का एक संदेश आखिर? देखिए, क्षेत्र की जनता का मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ कि मेरे जैसे एक सामान्य परिवार के कार्यकर्ता को एक नहीं 3 बार लोकसभा में पहुँचाया। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस राजनीति में सेवा के भाव से आए हैं। हम अपने विकास के लिए नहीं, क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। भारत जो आज़ादी के 100 वर्ष पूरा करे, तब दुनिया का सिरमौर भारत बने, विकसित राष्ट्र बने, इस दिशा में पार्टी के साथ इस देश के लिए भी हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जो नींव उन्होंने विकसित भारत की 2014 में रखी, आओ अब हम सब लोग मिलकर उस सपने को साकार करने के लिए हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो, हमारी सहभागिता हो, इस दिशा में हम सब लोग मिलकर काम करें। देश प्रदेश की सियासत से लेकर के जीवन के हर एक मोड़ पर आपने बखूबी से अपनी बात कही और कई सारगर्भित बातें हमसे साझा की सर। आज आप हमारे इस पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाल करके पहुँचे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दें, आप बने रहें DD न्यूज़ राजस्थान के साथ।